आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड एक सरदर्द बन चुका है। इतने इश्यूज़ के आखिर इसका हल कैसे होगा? हाल ही में एक वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि इस इंस्पेक्टर पर कई इल्ज़ामात थे, कई शिकायत थे, मगर अब तक के कोई जो है उन पर एक्शन नहीं लिया गया था। तो अब ये ऐसी कौन-सी बात पेश आ गई जिसकी वजह से उन्हें मुअत्तल कर देना पड़ा? क्या ये वक्फ बोर्ड की सफाई का काम शुरू होने का जो है सिग्नल है, या फिर ये हलक की हड्डी बन गए थे जिसकी वजह से इन्हें मुअत्तल करना पड़ा? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने वक्फ बोर्ड जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, दूरदर्शन चेन्नई के रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर व सोशल साइंटिस्ट जनाब शुजात अली सूफी साहब, डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब। मैं दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं बीबीएन चैनल पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले, चूंकि आप रुकने वक्फ बोर्ड हैं, हालात से वाकिफ़ हैं, मैं कादरी साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो इंस्पेक्टर साबिर हुसैन को मुअत्तल किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वो दूसरे चार्जेस जो आप बोल रहे हैं उसका तो मुझे कोई इल्म नहीं है। और अब जो उनको जिस इशू पे किया गया है वो तो उनकी जो इंस्पेक्टर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है एडवोकेट काउंसिल ऑन रिकॉर्ड से पहले अदर पार्टी के नहीं मौजूद थी बोल के, इट्स ए बिग एम्बिग्यूटी। इस बुनियाद पर उनको किया गया, मगर मैं समझता हूँ कि वो आपके ड्यू आफ्टर द ड्यू इंक्वायरी ओनली वी कैन रीच टू ए कंक्लूजन। बिफोर इंक्वायरी किसी चीज को, किसी भी इल्जाम, जो भी चीज आपके जो है मेमो में दी जाती है, उसको मैं तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनसे बात हुई थी टेलीफोनिक, तो उन्होंने बोला कि मैं तो रिपोर्ट ऑफिस में सबमिट किया, इट वेरी मच इन द नोट फाइल, उनका कहना है। और ये आप जो अल्फाज बोले सफाई का, तो वक्फ बोर्ड तो जो है जब ही साफ हो सकता जबकि ऑन पार विद हिंदू इंडोमेंट बोर्ड कमिश्नरेट हो जाए। जी। सफाई का माने, खैर आपके साथ जो है मेरे लिए तो बुजुर्ग शख्सियत है, जो मेरे वालिद और अब्दुल करीम खान साहब IAS, ये सारे बड़े लोगों से ताल्लुकात रहे हैं, शुजात साहब के और खादर अली खान साहब मरूम। तो अब उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो काफ़ी इस तकालीफ से अक़लियती बहबूद के हर शोबे से वाकिफ़ हैं। बल्कि लोग हमेशा काफ़ी चीज़ों पे तनकीद करते, मगर शुजात साहब हमेशा तनकीद के साथ जो है बतौर तामीर तदबीर भी देते, क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के होते हुए उन्होंने दिल में जरा भी ख्याल नहीं लाया अपोजिशन पार्टी TRS को जाकर मेमोरेंडम दिया कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, CEO की ज़रूरत है, क्योंकि जी। वो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, वो उनको काफ़ी वक़्फ़ियत है उस चीज़ों में। जी। तो उन्होंने दिल बड़ा करके जाके दिया। आप नहीं देखे होंगे कोई अपोजिशन का लीडर नहीं जाता, जी। उन्होंने जी। जाके मेमोरेंडम दिया, क्योंकि उनको चाहिए कि बर वक्त जो भी पार्टी है वो अपनी इस्लाह करे और जो है जो ज़रूरियतें हैं वो करें। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न फॉर द ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, फ्रीक्वेंटली ग्रांटिंग ऑफ बजट एंड रिव्यू लेना, कंसर्न रहना उनका है। मगर जो अक़लियती बहबूद के इंचार्ज हैं, डिफेक्टो इंचार्ज हैं, होम मिनिस्टर हो कुछ हो, अक़लियती बहबूद की बात होगी तो वहीं से डिस्कस किया जाए। ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि ग्रॉस लेवल पे क्या इरेगुलरिटीज है वो चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में लाएं। रेवेन्यू के मसाइल हैं, कई आपके जो है चीजें हैं जिसमें जो है जिस किस्म की आपने सफाई वक्फ बोर्ड में बोला, रेवेन्यू में सफाई होगी। तो जी। रेवेन्यू के इस्तेलात हैं काफी जो है, अजीज जंग इसके ऊपर जो है इस्तेलात पे उन्होंने किताब लिखे थे 13 फसली में। मैं समझता हूँ 1321 फसली में कुछ उनकी किताब लिखी गई थी इस्तेलात की। तो वो रेवेन्यू के इस्तेलात से जब तक वाकिफ नहीं होंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्शन नहीं करेंगे, देयर विल बी ए बिग एम्बिग्यूटी बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। रेवेन्यू का महकमा और वकाफ दोनों भी पैरालाइज्ड है। हमारे यहाँ शुरू से अखिलियत डिपार्टमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस है। वी हैव गुड पॉलिसीज बट द डिपार्टमेंट। जी। जी।
अब मैं डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब से पूछना चाहूँगा यही सवाल, क्योंकि अखबारात कुछ कह रहे हैं और कादरी साहब की रीडिंग कुछ और है। उन्होंने जो मुल्जिम है उनसे बात भी की, तो सूफी मत साहब बोल, क्या मुलजिम जो है जब तक करार नहीं की गई इंक्वायरी रिपोर्ट से, आप मुलजिम नहीं बोल सकते। सस्पेंड किया गया और उन पर कार्रवाई हो रही, तो मुल्जिम तो बोल सकते हैं ना, मुजरिम नहीं बोल सकते। जी। जी। तो मैं सूफी साहब से पूछना चाहूंगा, ये इंस्पेक्टर को हटाने की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं हमारे खादरी साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, मेरी जो सोच है वो ये है कि वक्फ बोर्ड सरकारी इदारा है या ऑटोनमस बॉडी है? जब ये ऑटोनमस बॉडी है तो इसके रिकॉर्ड रूम को लॉक किस तरह किया गया और क्यों किया गया? जी। और जहां तक इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का सवाल है, सस्पेंशन सजा नहीं है, सजा डिसमिसल है। सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? 1 महीने की अदाकारी होगी और फिर वापस चला जाएगा। कहा कि बहुत जी। सारी बदुनियानों में वो मुलविस था, तो कैसे कंटिन्यू कर रहा था? जी। वो मफादात हासिला की मदद कर रहा था। मफादात हासिला को ये लगा कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हम बदनाम हो जाएंगे। हासिला ने उसको सस्पेंड किया। जी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। वो 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा और फिर अच्छा। वही करप्शन का लामुतनाही सिलसिला चल पड़ेगा और हम इसका कोई हासिल नहीं होगा। क्योंकि मैं एक सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि वो ऐलान कर दे कि वक्फ बोर्ड ऑटोनमस नहीं है, ये हमारा इदारा है। हम किसी भी नालायक को लाकर यहाँ बिठा देंगे और उससे काम लेंगे। ये कहना चाहिए हुकूमत। जी। कितनी कितनी बातें हैं, कितने उमूर हैं जहाँ पे हम रोज बरोज देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदनवानी सामने आती है। ये दरअसल लैंड ग्रैबर्स का अड्डा है, ये दरअसल मलगी के माफिया गैंग्स का अड्डा है। यहाँ पर मलगियों की खरीदो फरोख्त होती है ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ पर कब्रिस्तान बेचे जाते हैं, यहाँ पर जमीनें बेचे जाते हैं और यहाँ तक के सरकार से मिलीभगत करके औकाफ की प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी भी बनाया गया है। जी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी खतरनाक पार्टी है जो अब औकाफ की तरफ भी तवज्जो कर रही है, हमें तबाह करने और बर्बाद करने के लिए। नेशनल लेवल पर ये न्यूज आई है कि बीजेपी ये समझती है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो किसी खैर खाह की दी हुई नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी सरकारी है और वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया है। तो आप अच्छा। देखिए, दो तरफा मार पड़ रही है वक्फ बोर्ड पर और हम सब लोग खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। और अगर हम नहीं जागेंगे तो मैं एक दिन आपको सुबह के अखबार में देखना पड़ेगा कि औकाफ गायब हो गया। जी। जी। ये बहुत ही तशवीशनाक बात आपने कह दी है। मैंने भी पढ़ा सुना है कि जो है ये जो वक्फ की जायदादें हैं ये सब हमारी हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, वो वहाँ चले गए, अब ये जो रह रहे हैं इनका यहाँ पर कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ ऑफिशियली होती है, कुछ दबे अल्फाज में होती है, और कुछ जो गुंडा अनासिर हैं वो बेबाक तरीके से बोलते हैं। जिस तरह से बादशाह कादरी साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अगर करना है तो कमिश्नरेट का क़याम ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कमिश्नरेट का कयाम कैसे हो पाएगा? एक ऑफिसर को जो है हवाले नहीं कर सक रही हुकूमत, एक सीईओ को हवाले नहीं कर सक रही हुकूमत, तो कमिश्नरेट कैसे बन सकता है? जी। ये तो एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। बोलने से अच्छा लगेगा, लेकिन आप देखिए, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एमडी नहीं है। अरे अगर एमडी नहीं रहेगा तो चेक पर दस्तखत कैसे होगी? स्कीम पास कैसे होगी? उर्दू एकेडमी में डायरेक्टर सेक्रेटरी नहीं है, तो चेक्स कैसे? मैं समझता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चेक कौन पास कर रहा है, कौन निगरानी कर रहा है किताबों के मसवदे की, कौन निगरानी कर रहा है उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरीज की, कौन कर रहा है? एक एक अदना सा सुपरिंटेंडेंट जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सरकार से और जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसको नहीं पकड़ा जा सकता, स्टडी सर्कल में कोई नहीं है, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कोई नहीं है, हज कमेटी का सीईओ नहीं है। जी। तो इस तरह के पस मंजर में कमिश्नरेट के बनने की तवक्को करना
मैंने समझता कि जो है मुमकिन है, जहां तक हो सके। कहते बुजुर्गों ने कहा है कि अगर जो है हमको 2 गुनाहों में से एक गुनाह को एक्सेप्ट करना है, तो जो कम गुनाह है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा। वो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक ये भी मुहिम चल रही है कि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, वो जायदादें टेम्ब्रिज के जो स्कूल्स हैं उनको दी जाएं। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारा मकसद ये है कि टेम्ब्रिज में अगर वो जायदाद आ जाएगी तो महफूज रहेगी, खानगी हाथों में चली जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस जायदाद से महरूम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मंशा वक्फ के खिलाफ हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें कम गुनाह है। मगर टेमरीज भी तो खानगी ही है ना, कोई गवर्नमेंट इदारा तो नहीं है वो। गवर्नमेंट की सोसाइटी का इदारा है ना, सोसाइटी है ना, मगर जब तक के केसीआर हुकूमत रहेगी वो महफूज रहेगा, उसके बाद टेमरीज के ही लाले पड़ जाएंगे। तो वो उसमें माहिदा होगा ना, उसमें माहिदा ये होगा कि अगर किसी वजह से अगर उसको जो है विड्रॉ करना पड़ेगा तो वो जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट हाथों में एक बार जमीन चली गई तो वो 10-15 लोगों को बेच देगा, उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी, लेकिन इस बारे सोसाइटी में से बढ़ सकते हैं। जी, इस बारे में मैं बादशाह खादरी साहब से पूछना चाहूंगा, क्या टेमरीज की को जो दी जा रही है वक्फ की प्रॉपर्टीज, क्या ये महफूज रहेंगी आपके नहीं हिसाब दी से? गई है, देने की तजवीजें हैं। हाँ हाँ, नहीं, कुछ कुछ दिए भी हैं, और अब तो फ्रूट मार्केट को भी दिया गया है, अपने पहाड़ी शरीफ में तो हाल ही वो तो में फ्रूट मेरे मार्केट के हिसाब लिए से दी वो गई। अच्छा काम नहीं, वो अच्छा काम इसलिए हुआ है कि ये लोग जो है बिल्कुल रोजगार से लगे हुए थे उसमें। 99.99% मुसलमान थे। अगर वो पहाड़ी शरीफ की जमीन इनको मिलती है तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेक काम है, क्योंकि मंशा जी वक्फ को तो हमेशा हमेशा के लिए फरामोश कर दिया गया है। जिस दफ्तर में हज कमेटी का दफ्तर है, जिस दफ्तर में वक्फ बोर्ड है, वो भी मंशा वक्फ के खिलाफ है ना। जी रज़ाक साहब मरहूम ने लाइब्रेरी के क़याम के लिए जमीन अपनी जो है वक्फ की थी, वहां पर जी लाइब्रेरी कहाँ है? जी तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि छोटा गुनाह बेहतर है बड़े गुनाह। जी जी, कादरी साहब, दो चीजें, क्या टिमरीज को या फिर फ्रूट मार्केट जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जायदादें दी जा रही है, क्या ये वक्फ की जमीनें महफूज रहेंगी? देखिए, फ्रूट मार्केट को जो दी गई वो 3 साल के माहदे पे दी गई, और टेमरिस के लिए जो जगह दरकार है वो एक पायलट प्रोजेक्ट है विद मैचिंग ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको जो है आपके स्कूल से बनाए जा रहे हैं, तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर हमको जो है 30 साल 33 इयर्स के लिए बाइंडिंग रहेगी। अच्छा। और उसमें कोई खातिर खा रेंट की वजाहत नहीं थी। और फ्रूट मार्केट वालों ने 35,000 रुपये माहाना एकड़ के ऊपर रेंट का वो किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि पहले आप खाना खा कर नमाज पढ़ो, तो रोजगार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और वहाँ के जो फ्रूट मर्चेंट्स थे बहुत परेशान थे, और वहाँ से जब एलबी नगर से वो शिफ्ट हो गया कुत्तापेट से, तो उनके लिए जराए नहीं थे। दूसरी तरफ जो है ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ा आज जो प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर्स भी जो फील कर रहे हैं वो है लॉजिस्टिक। पूरा लॉजिस्टिक का आपका जो है टोटली फ्रैक्चर्ड हो जाता था। फूड मार्केट को देना बहुत जरूरी था, अशक्त था। और जैसा आपने कहा कि 99% जो है, बल्कि 100% अक़लियतों के ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात थी। और इसकी जो काविशें थी, पूरा सर नुमाइंदगी थी, वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की थी। उन्होंने रोशनी डाला, आंख खोला, और जो है इसको प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहे और इसको कामयाब उस पर पहुंचाए। अब देखिए, बगैर ग्रास कोई भी इंफॉर्मेशन के, ग्राउंड रियलिटीज के, किसी भी चीज पे तनकीद कर देना आसान है, मगर इसकी जो है तह पर जाकर देखना पड़ता है कि भाई इसमें क्या है जी। हाँ, सिर्फ जो है वहां पर मार्केट जाने से एक अरसे दराज से जो अक़लियतों के अराजियात है अतराफ में, जी, आमदन जो है वहाँ की एप्रिसिएशन रुकी हुई थी। जाहिर बात है आमदरफ्त से मार्केट के उससे वो वैल्यू एप्रिसिएशन होंगी लैंड्स की।
और दूसरे ये बात वाजे रहे कि वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई कभी ओनर बन ही नहीं सकता, वो कितने भी, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर कोई फोर्ज चीज से भी एनक्रोच करता है तो एट एनी टाइम वी विल बी रिमूव्ड वंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज वक्फ। सबसे बड़ा जो पहलू है, जो अभी शुजात साहब भी जो पॉइंट आउट किए कि बीजेपी गवर्नमेंट का जिस तरीके की जो एम्बिग्यूटी है, गलतफहमी है कि गवर्नमेंट की जमीन पे औकाफ बैठा हुआ है, वो इसी वजह से है कि उमूर मजहबी जो महकमा था, उस महकमे के तहत प्रॉपर्टीज रहने की बुनियाद पे अक्सर व पेशतर जो प्रॉपर्टीज है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, हैरत होंगी आपको, इवन ग्रेवयार्ड भी सरकार की इस्तिलाह से सरकार लिखा गया था, क्योंकि वो राष्ट्र निजाम सरकार के कंट्रोल में था महकमा। तो उस सरकार को जो है सरकारी टर्म ले लिया गया, जिसकी वजह से जो है काफी प्रॉपर्टी सरकारी एंटर हो गए, क्योंकि ग्रेवयार्ड कभी सरकारी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो है ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ बोनाफाइड क्लरिकल एरर्स है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी वजह से हम ट्रिब्यूनल में जीतने के बाद, हाई कोर्ट में जीतने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में केस हार रहे हैं। तो ये एक चीज है। जो रिकॉर्ड रूम का जो शुजात साहब ने पॉइंट आउट किया, वो तो रिकॉर्ड रूम की वजह से जो है ना सिर्फ बुकला बल्कि जो भी मुतवलियान भी हैं वो भी पैरालाइज्ड हैं कि उनको अगर कोई रिकॉर्ड असर्टेन करना है। देखिए आजकल तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इट्स द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। आप एक रजिस्ट्री भी कराते हैं तो आप मी सेवा पे जाइए, उसकी सीसी कॉपी निकल जाती है। ऐसे दौर में रिकॉर्ड रूम को जो है आप रखकर सही रिकॉर्ड से आशना ना कोर्ट को कर रहे हैं ना पब्लिक को कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बर वक्त रिकॉर्ड पेश नहीं होने की वजह से एट प्रेजेंट वी आर लूजिंग लॉट ऑफ केसेस। तो इस पे जो करना चाहिए। और बड़ी बेहतरीन बात कही थी शुजात साहब ने, ये ऑटोनमस बॉडी है या क्या है, ये गवर्नमेंट को कह देंगे ये उनकी है। तो देखिए इसके अंदर आप देखेंगे एंडोमेंट बोर्ड कमिश्नरेट है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि हसासियत की बात है, हम जो है हमारे ही मजहब के लोगों को किराए पे देंगे, दूसरे मजहब के लोगों को नहीं देंगे, बल्कि 70% हमारे कने दूसरे मजहब के लोग बेनिफिशियरी है, किराएदार है औकाफ की जायदादों पे। तो ये जो है कोई किस्म की आपके रेसिज्म नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ फिराक दिली थी और सूफिया की जो तालीमात है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो उसी तरीके से जो है हमारे कने उससे देखा गया। और दोनों हर कम्युनिटी के लोग उसके अंदर जो है टेनेंट्स हैं। मैं तो उनको अपील कर रहा हूं कि भाई विन विन सिचुएशन पे आओ कि अपने रेंट्स बराबर भरो, बजाय कोर्टों की चक्कर डालने के। अब रही हुकूमत की ताउन की बात, तो इसमें जो है जो भी पोर्टफोलियो अखिलियतों के इंचार्ज जो इनको बना दिया गया और डिफेक्टो इंचार्ज है, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि सारे लोगों को मालूम है, इनका काम है कि चीफ मिनिस्टर को आशना करें। जी आप जब भी चीफ मिनिस्टर की जो भी डिक्लेयर होता है इसमें तो उनके जो है, अब देखिए आप टेमरिस जो है उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, दिया गया। जो गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट होता है, सेटविन कांग्रेस का बेबी था, कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट था, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में बरीड कर दिया गया, फिर आज सीआरएस के पीरियड में भी बरीड कर दिया गया। जब भी कांग्रेस आती है सेटविन को अपलिफ्ट किया जाता है। सेटविन के तो जो है वो आपके सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन ट्विन सिटीज है, ट्विन सिटीज के लिए कायम किया गया विद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस किस्म से जो है हो सकता है जैसा आप कहें कि बाद में जो है टेमरिस को भी वो कर दिया जाए, मगर अब ये रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ये तो जो है गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। अब जो भी गवर्नमेंट आएंगी, ये 2023 जो है बड़ा वो वोटर्स के लिए चैलेंज है। दे शुड यूज द हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड हैव द कमिटेड मैनिफेस्टो पे बात होना चाहिए। जो भी पार्टी अगर कमिटेड मैनिफेस्टो दे रही है, अगर वो नहीं करती है फुलफिल अपना वायदा, तो रिजाइन। और फिर लफ्ज रिजर्वेशन में हमेशा से बोल रहा हूँ कि बात मत करो कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पॉपुलेशन। जी जी जिस तरह से सोफी साहब ने कहा है, कमिश्नरेट की बात कहाँ कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर तो चेयरमैन जो है कमिट नहीं कर रहे हैं, एक आदमी डेडिकेटेड नहीं दे पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कम से कम चेयरमैन तो होना चाहिए मुस्तकिल और फुल टाइम डेडिकेट कर सकता, और फिर सीईओ। देखिए गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात जो है, काफी ऑफिसर्स माइनॉरिटीज के रिटायर्ड हो चुके हैं। जो ऑफिसर्स जो है
वक्फ बोर्ड में करने के लिए तैयार हो रहे हैं उनको, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के, उनको अडाक प्रमोशन देना चाहिए। शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे, मैं जिम्मेदारी तो बोलूंगा कि एडवाइजर हो या आपके महमूद अली साहब हो, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये पेश करें, रिप्रेजेंट करें। क्यों भाई, अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, क्या वो सेकुलर नहीं होते? आप कम्युनिटी को अगर अपलिफ्ट करना है तो आप कम्युनल नहीं होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तो बोलूंगा कि कम्युनिटी डिजर्व है, आप अपलिफ्ट करिए। क्यों आप नरेंद्र राव को जो है रेवेन्यू के असिस्टेंट सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी अडाक प्रमोशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अडाक प्रमोशन, एडिशनल सेक्रेटरी अडाक, इतनी तरह एक्सेलरेटेड प्रमोशन दिया गया। तो इस तरीके से जो है लियाकत हुसैन साहब हैं टेबरिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी रैंक में, जो डिप्टी सेक्रेटरी के पैनल में, उनको दिया जाए। आपके जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कासिम साहब करके गए, वो जो है डिप्टी डायरेक्टर का उनका कंफर्मेशन उनके अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, उनको डिप्टी सेक्रेटरी रैंक में। काफी ऑफिसर्स हैं जिनको डिप्टी सेक्रेटरी प्रमोशन अडाक लेवल पे दे सकते हैं, उनकी खिदमत तलब कर सकते हैं। और मोर ओवर हमारे कहने जो है डिप्टी सेक्रेटरी या नबो है, तो हम जो है IAS IPS ऑफिसर्स को क्यों प्रीफर नहीं करते? जी, भाई मैं ये फुल टाइम पूछना सीनियर चाहूंगा चाहिए। जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये दो हजरात जो एडवाइजर साहब हैं, के खान साहब और महमूद अली साहब है, क्या ये कहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को प्रमोट करने से उन्हें कम्युनल कहा जाएगा या नॉन सेक्युलर कहा जाएगा? मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करना, दे शुड ओपन देयर माउथ। हम तो अच्छा, मेरे को एक वाकया याद है, एक बार हो सकता है वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, पर आप जैसे हजरात उनका मुंह खुलवा भी सकते हैं, उन पे जोर डाल सकते हैं कि जो है पूरी जो जो अमलाक जो छोड़ कर गए हैं, अल्लाह की अमानत जो छोड़ के गए हैं, उसको तबाह कर दिया जा रहा है। तो उसको सेव करने की खातिर ऐसे हजरात जो असर वो रसूख रखते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उनकी सुनते हैं, तो इनका मुंह आप खुलवाना चाहिए। देखिए, मैं जिस बॉडी में मेंबर हूँ, वहां का ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलता हूँ कि 1-2 महीने से डेली वेजेस एम्प्लॉइज की सैलरी रिलीज नहीं हुई। जी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, इस बारे में हम बात, तो मैं नहीं, देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू आर टॉकिंग अबाउट। तो प्लीज कोई चीज प्लीज जो है हम अगले एपिसोड के लिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ, आप सिर्फ ये बोलिए कि इस इशू में कि CEO परमानेंट नहीं दिया जा रहा है, जो काडर मौजूद है वो लेवल का नहीं है, जो रिटायर्ड हजरात है वो अच्छी खिदमत कर सकते हैं, उनको ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं आपके अल्फाज के मुताबिक, कि अगर उन्हें प्रमोट किया जाएगा तो इन्हें कम्युनल या नॉन सेक्युलर करार दिया जाएगा। तो आप हजरात उनको नुमाइंदगी करके क्या इस बारे में मुंह खुलवाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि ये तजवीज तो जो है, देखिए तनकीद के साथ मैं तामीर भी रख रहा हूँ कि द जी, सोल्यूशन इज यू हैव टू गिव प्रमोशन दैट हैज टू ब्रिंग इनटू द नॉलेज ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु वाज वेरी मच कंसर्न्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक 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 है। अब मैं शुजात अली सूफी साहब से आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, कमिश्नरेट तो नदारद, रिकॉर्ड रूम को मुखफ़िल रखा गया है अरसे दराज से, और पार्ट टाइम CEO और चेयरमैन के दरमियान मुस्तकिल जो है ना इत्तेफाकी, ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर चेयरमैन आला दर्जे का, आला सोच का, तालीम याफ्ता आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ आदमी बनता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक IPS ऑफिसर से बहुत अच्छी हो सकती है। IPS ऑफिसर ये समझता है कि ये सियासतदान है और ये किसी भी मरहले पर लैंड ग्रैबर से मिल सकता है। तो नेचुरली एक IPS ऑफिसर की साइकोलॉजी होती है कि वो ऐसे लोगों से जो है पर्दा रखता है, दूरी रखता जी है। जी। तो मामला क्या है, जो 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 गाइडलाइंस दिए गए थे कि चेयरमैन किसको बनाया जाए या बोर्ड में किस तरह के लोगों को लाया जाए, इसका ख्याल नहीं किया गया। हमेशा जो है पॉलिटिकल वर्कर को, पॉलिटिकल जो है चमचों को जो है सदारत दे दी गई। सबसे पहले तो सदारत आप देते कैसे भाई? आदमी जो है नॉमिनेट होने से पहले मालूम हो जाता है कि कौन चेयरमैन बनने वाला है, हज कमेटी का चेयरमैन बनने वाला कौन है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने वाला कौन है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी कहाँ है? यहाँ पे यानी अपॉइंटमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा सियासी मामला है।
तो अनबन इसलिए होती है कि ये कैलिबर जो होता है ना, काफी बड़ा फर्क होता है कैलिबर में दोनों के, तो इसलिए परेशानी होती है। अगर आपका जो चेयरमैन है गैर मामूली पढ़ा लिखा, समझदार, तालीम याफ्ता और मुसलमानों के औकाफ के मसाइल से वाकिफ अगर चेयरमैन हो, वो अगर वहां आता है, तो वहां का आईएएस ऑफिसर भी अगर होता है, सीओ, आईपीएस भी होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का आईआरएस भी होता है, तो उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा एडहॉकिज्म है। जब एडहॉकिज्म हो तो आप किसी भी अच्छे काम की उम्मीद नहीं कर सकते। कासिम साहब एक आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपीएससी से उन्होंने जो है अपनी जो है जॉब हासिल की है। यूपीएससी एक बहुत बड़ा इदारा है। उसके बाद उनकी सिलेक्शन होने के बाद उनको बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का जो लेवल है, उसी लेवल के किसी ऑफिसर को ले आइए तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जी जी, दिल और बहुत पीर प्यारी का बात, हो तो मुश्किल है। लेकिन एक बहुत बात अच्छी तो तजवीज़ आपने पेश किया। जी, एक बात तो पक्की है कि चीफ मिनिस्टर इंतहाई गैर संजीदा है औकाफ के मामले में, माइनॉरिटीज के मामले में बहुत गैर मामूली जो है लापरवाह है। वो नहीं चाहते, पता नहीं वो ये मैसेज देना चाहते हैं शायद बीजेपी को कि मैं तुमसे ज्यादा कट्टर फिरका परस्त हूँ, इसलिए कि मैंने जो है एक सिंगल वाइस चांसलर भी नहीं बनाया। वैश्या कम्युनिटी के जो है आदमी को मैंने वाइस चांसलर बनाया, जिसकी पॉपुलेशन 0.5% है। उसके खुद की जो जात है सीएम की, वेल्मा, उसकी जात के आदमी को मैंने वीसी बनाया। रेड्डी को मैंने वीसी बनाया, ब्राह्मण को मैंने वीसी बनाया। मैं ये नाम लेकर इसलिए कर रहा हूँ, उनके अपॉइंटमेंट के बाजू लिखा हुआ था ब्राह्मण, वैश्या, अच्छा, वेल्मा, इस तरह से लिखा हुआ था। लेकिन हालांकि उनको नहीं लिखते 1500 आमतौर पे। आबादी के मुसलमानों को अपॉइंटमेंट करने का ख्याल दिया। क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कम्युनल वोटर्स को और कम्युनल बीजेपी को कि मैं तुमसे ज्यादा मुतासिब हूँ? अरे 1 सेकंड के अंदर जो है ऑफिसर लाया जा सकता है। कई नए बच्चे आईएएस ऑफिसर बन के आए हैं, उनको आप उनसे कहिए कि नहीं आपको यहाँ पे काम करना है 3 साल के लिए। क्या उनकी मजाल है कि वो ना कह सके? ये बिल्कुल झूठ बात है कि ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिसर के लिए जो है जो गाइडलाइंस है उसमें हिदायत दी जानी चाहिए कि भाई आपको यहाँ काम करना चाहिए। जैसे आपके डॉक्टर्स को हिदायत दी जाती है कि रूरल एरियाज में आपको काम करना पड़ेगा 1 साल या 2 साल, उसके बाद हम आपको जो है पोस्टिंग देंगे। इनसे भी कहा जा सकता है कि आप अकलियती नुमाइंदे हैं, आपको वक्फ बोर्ड में जो है इतने साल काम करना पड़ेगा, तो एक आपको पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा, कानून से वाकिफ आदमी मिलेगा। आईएएस ऑफिसर इज द अल्टीमेट ऑफिसर, तो वो क्यों नहीं आता साहब? आना चाहिए ना। Why you want to convert, you want to take convert IAS or you want to give a promotion? जरूरत ही नहीं है। आपके पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, 7-8 आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको आप पाबंद कीजिए कि आपको ये करना है। अगर सीएम सीरियस हो, सीएम संजीदा हो, और टीआरएस के जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, वो अगर संजीदा हैं, तो आसानी के साथ तो जो है ये बात हो सकती है। क्या कभी आपने सुना कि माइनॉरिटीज चेयरमैन, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन, औकाफ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इन लोगों ने कभी मीटिंग की मुसलमानों के इश्यूज पर? इनको मीटिंग करना चाहिए, बैठ के मीटिंग करके डेलीगेशन की शक्ल में सीएम के पास जाना चाहिए कि साहब ये हमारे बर्निंग इश्यूज है, हम कोई नई बात नहीं मांग रहे हैं, हम कोई नया पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, जो 120 करोड़ आपने दिया है उसको किस तरह खर्च किया जाए। एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पर हो तो हमको वो स्कीम देगा, हमको तरीके बताएगा, फाइनेंशियल जो है जो टेक्निकल हिचेस है उसको किस तरह दूर किया जाए वो बताएगा। तो आपका काम है ना। कभी आपने कभी सुना कि इन लोगों की मीटिंग हुई, मुश्तरका मीटिंग? कभी नहीं। ये तो मुश्किल काम नहीं है ना भाई। आप बैठ सकते हैं सबके सब मिलके, क्या भाई आपके पास कितने फंड्स हैं, तो वो बोलेगा कि 120 करोड़ रुपए अभी मिले हैं, तो किस तरह से आप इसको जो है कर्जों में तकसीम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से पूछा जाएगा कि भाई आपका बर्निंग इशू क्या है, हज कमेटी का बर्निंग इशू क्या है। ये सारे मुश्तरका तौर पे बातचीत करके एक मेमोरेंडम ले आके तो सबमिट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्या, बहुत अच्छी तजावीज आपने पेश की है। ये भी कोई बताने की चीज है क्या? सही सही, मुमकिन बिल्कुल तौर पे जितना भी हो सका कर सकते हैं आप। जी। वक्फ बोर्ड के आप मेंबर्स भी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरमैन से कि साहब एक मीटिंग बुलाइए आप पूरे लोगों की, हज कमेटी की, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, एक लिंकेज बनाएंगे, लिंकेज बना करके हम जाएंगे। ये मुश्किल तो नहीं है ना। या आप जो है मिनिस्टर को बुला सकते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को आपके दफ्तर में बुला सकते हैं, साहब यहाँ पे मीटिंग करेंगे आपके पास आइए। या फिर आप वहां पे जाके मीटिंग कर सकते हैं उनके पास।
उसमें जो है आपके किसी सीनियर IAS ऑफिसर को बुला सकते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी बुला सकते हैं एडवाइस देने के लिए। मुशीरे माइनॉरिटीज AK खान साहब को बुला सकते हैं आप लोग, सब मिलकर बैठिए ना, बात कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपके लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड दायरे में रहिए, रह करके काम कीजिए। कौन कौन मना कर रहा है आपको? बिल्कुल सही। तो किसी ने कहा था कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीतियों की भी कमी नहीं है, कमी है तो नीयतों की। सबको अपनी अपनी कुर्सी, सबको अपनी अपनी चमचागिरी जो है अजीज है। तो जब चमचागिरी अजीज है तो मुसलमान कहाँ से इनको अजीज हो? बहुत प्यारी बात आपने कही है। ना नेताओं की कमी है, ना नीतियों की कमी है, नियतों की कमी है। आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब और जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब, जिन्होंने वक्फ बोर्ड में चल रहे सरगर्मियों के ताल्लुक़ से बताया। जो सस्पेंड हुए ऑफिसर वो अभी ज़ेर बहस है। वो समझा ये जा रहा है कि जो है वक्फ बोर्ड में क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, मगर कादरी साहब ये बताते हैं कि बात वैसी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि CEO इतने सारे लोग मौजूद हैं, काबिल रिटायर्ड लोग, उनमें से किसी को चुनना चाहिए। और ये दो हजरात जो AK खान साहब है और महमूद अली साहब है, ये दोनों इसके लिए नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर साहब से कर सकते हैं और ये मुमकिन बना सकते हैं। अब ये दोनों तक गालिबन हमारी मैसेज पहुंच गई होगी। अब देखना है इसका ये नोट क्या लेते हैं। डॉक्टर सूफ़ी साहब ने बहुत प्यारी बातें ये कही है कि कमिश्नरेट तो छोड़िए, यहाँ CEO के लाले पड़े हुए हैं, कमिश्नरेट कहाँ बनेगा। और अगर इसी तरह जो है हाल रहा तो BJP मुंतज़िर है कि सारे वक्फ जायदादों को किसी न किसी बहाने से छीन ले। और सूफ़ी साहब ने ये बताया कि जितने सारे इतने सारे ये जो वक्फ बोर्ड में जो उथल पुथल मची हुई है हाल फिल वक्त, तो इसमें यह है कि एक IPS है और दूसरे चेयरमैन साहब हैं। दोनों के ब्रेन वेव्स मैच नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते, इन्होंने तफसील से बता दिया है। अगर जो मंशा वक्फ है और वक्फ बोर्ड के लिए जो अहल CEO को लाकर बिठाया जाता है, तो कादरी साहब की जो तजवीज़ है, एक रिटायर्ड आदमी को जो है CEO बनाया जाए। और फिर जो सूफ़ी साहब की जो तजवीज़ है, सूफ़ी साहब की जो तजवीज़ है सूफ़ी साहब की जो तजवीज़ है कि जो है IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर से ब्रेन वेव मैच करता हुआ चेयरमैन लाया जाए, तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड बहुत बेहतर कारकर्दगी में आ सकता है। अब देखना है कौन कौन अरबाब मजाज क्या क्या इसका नोट लेते हैं और क्या करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम जो लोन्स दिए जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ को उस ताल्लुक़ से, और जो वक्फ जायदादों के ताल्लुक़ से जो केसेस लड़ रहे हैं, वो केसेस क्यों हार रहे हैं, इस ताल्लुक़ से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।